विश्व इतिहास के पटल पर एक ऐसी महिला ने जन्म लिया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने रूप, सौंदर्य और प्रेम जाल में फंसाकर कई मर्दों का इस्तेमाल अपनी सियासत को कायम रखने के लिए कर चुकी थी। वही रोमन और ग्रीक इतिहासकारों ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर उसकी महानता पर पर्दा डालते हुए उसकी छवि को एक अय्याश और कामुक औरत के तौर पर प्रस्तुत किया, जबकि सच्चाई तो यह है कि वह रानी एक चतुर, षड्यंत्रकारी, क्रूर, विद्वान और राजनीति की माहिर खिलाड़ी थी, जिसके लिए वह हमेशा एक कहावत को चरितार्थ करती थी, तख्त या ताबूत। जी हाँ, ऐसी ही थी मिस्र की अंतिम फेरो शासिका क्लियोपेट्रा सप्तम। उन्हें दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर मर्दों की प्रतिद्वंदी थी, जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियन। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व में मिस्र के फेरो शासक टॉलमी 12वें के राजमहल में हुआ था। यह वह दौर था जब मिस्र के लोग 2 धाराओं में बटे हुए थे, रोमन और मिस्र। रोम के मुकाबले उस दौर के मिस्र में कोई महान शासक मौजूद नहीं था, पर इस इतिहास को क्लियोपेट्रा बदल देने को आतुर थी। जब क्लियोपेट्रा 17 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के मुताबिक उन्हें संयुक्त रूप से अपने छोटे भाई टॉलमी डियोनिसस के साथ राज्य संचालन करना था। मिस्र की परंपरा अनुसार क्लियोपेट्रा अपने भाई की पत्नी बनी, लेकिन उनके बाकी के भाई बहनों ने राजशाही के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। पुरुषवादी सोच वाले राजा टॉलमी ने क्लियोपेट्रा के कत्ल का आदेश दे दिया, क्योंकि वह एक औरत के अधीन शासन करना नहीं चाहता था। पर रानी अपनी जान बचाकर सीरिया भाग गई, जहां उन्होंने अपने ही परिवार का तख्ता पलट करने के लिए 49 ईसा पूर्व में एक सेना तैयार की। उन्होंने रोमन शासक जूलियस सीजर की मदद लेने के लिए उनसे मिलने की योजना बनाई, जिसमें क्लियोपेट्रा के वफादार सेवक अपोलोडोरस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उसने काहिरा में बने एक बेशकीमती कालीन में नग्न अवस्था में क्लियोपेट्रा को लपेट दिया और कालीन को ले जाकर तोहफे में सीजर को दे दिया, जहां दोनों के बीच नजदीकी संबंध बने और सीजर ने मिस्र पर हमला बोल दिया, जिसमें फेरो शासक टॉलमी 13वां मारा गया। अब वह अपने एक और छोटे भाई की पत्नी बनकर शासन करने लगी, पर जल्दी ही इसे भी जहर देकर मरवा दिया। सीजर के सेनापति मार्क एंटोनी ने क्लियोपेट्रा के एक और भाई टॉलमी 14वें और बहन अर्सिनोई चतुर्थ को मरवा डाला। उधर 47 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर के बेटे सिजेरियन को जन्म दिया, जो कि बेबीलोन और अलेक्जेंड्रिया का भावी सम्राट बनने वाला था। उधर जूलियस सीजर ने अपने सेनापति मार्क एंटोनी को रोम के पूर्वी प्रांतों का शासक बना दिया। उधर एंटोनी भी क्लियोपेट्रा के प्रेम में डूबा था। अपना कद बढ़ते ही उसने अपनी प्रेमिका क्लियोपेट्रा को तारसूस आने का न्योता दिया। 41 ईसा पूर्व की अंधेरी शाम को क्लियोपेट्रा प्रेम की देवी एफ्रोडाइट की तरह सज धज कर बैगनी रंग के पालों और चांदी के चप्पुओं वाली सोने की नाव पर सवार होकर तारसूस में मौजूद एंटोनी की ख्वाबगाह में पहुंची। सुनहरे लिबास में वह भला की खूबसूरत दिख रही थी। दोनों के मिलन से 3 बच्चे पैदा हुए, जिससे क्लियोपेट्रा का साम्राज्य अब और ज्यादा विस्तृत और मजबूत हो गया। उसने एंटोनी के साथ मिलकर मिस्र में संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए। वहीं 44 ईसा पूर्व में हुए जूलियस सीजर के कत्ल को क्लियोपेट्रा अब पूरी तरह भुला चुकी थी। अब वह सीजर के वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का खुलकर विरोध करने लगी। उसने एंटोनी के साथ मिलकर ऑक्टेवियन को गद्दी से हटाकर अपने और जूलियस के बेटे सिजेरियन को नया सम्राट घोषित करने के लिए षड्यंत्र की योजना बनाई। लेकिन ऑक्टेवियन की सेना ने एंटोनी की सेना को परास्त कर दिया और क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ जंगे मैदान को छोड़कर अलेक्जेंड्रिया भाग गई। एंटोनी भी बाद में साथ आ मिला।
कई दौर के खत और खतूत के बाद क्लियोपेट्रा अपने सौतेले बेटे ऑक्टेवियन के साथ हम बिस्तर होने के लिए तैयार हो गई। इस बार उसने एंटोनी को धोखा देने का मन बना लिया। इसके लिए उसने मार्क एंटोनी को कब्रगाह में बुलाकर मरवा दिया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि क्लियोपेट्रा की मौत की अफवाह सुनकर एंटोनी ने खुदकुशी कर ली थी। पूर्व योजना के मुताबिक क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन के हरम में दाखिल हुई। इस मर्तबा उसने जहरीली नागिन के मानिंद लिबास पहना था जो बेहद उत्तेजक था। वह सौतेले बेटे ऑक्टेवियन के साथ हम बिस्तर होकर मिस्र की स्वतंत्रता को कायम रखना चाहती थी, लेकिन ऑक्टेवियन रानी के रूप जाल में नहीं फंसा और उसे वहशी, क्रूर, डायन कहते हुए भला बुरा कहने लगा। उसने विषकन्याओं को आदेश दिया कि क्लियोपेट्रा को कैद खाने में डाल दिया जाए। इसके बाद अगस्त 30 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने एक काले नाग से अपने वक्ष स्थल पर दंश लगवाकर आत्महत्या कर ली। अब मिस्र पर रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइवर के इतिहासकार प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर ने शोध करने के बाद बताया कि क्लियोपेट्रा ने सर्पदंश से नहीं बल्कि अफीम और हेमलॉक के सेवन से आत्महत्या की थी। वही ऑस्ट्रेलियाई पुरावैज्ञानिक हाइक थुएर ने क्लियोपेट्रा की बहन राजकुमारी आर्सिनोई की मम्मी की जांच करने के बाद बताया कि उसकी मां अफ्रीकी मूल की थी। इससे क्लियोपेट्रा के वंश और मूल को समझने में आसानी होगी। एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के साथ साथ क्लियोपेट्रा सौंदर्य पसंद महिला भी थी। प्लूटार्क अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ एंटोनी में लिखते हैं कि वह अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए करीब 700 गधी का दूध हर रोज नहाने के लिए मंगवाती थी। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी जैसे कई वाद्य यंत्रों के तार एक साथ खनक रहे हों। वह देवी आइसिस की तरह तैयार होकर विशेष धार्मिक समारोहों में उपस्थित होती थी और अनुष्ठान कराने वाले युवा पुरोहित के साथ रात बिताकर उसे मरवा देती थी। वहीं अपने चेहरे की स्निग्धता और जिस्मानी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्लियोपेट्रा पुरुष वीर्य से फेशियल और ब्रेस्ट मसाज करवाती थी। वीर्य में मौजूद प्रोटीन और अन्य खनिज तत्व त्वचा को स्निग्ध और संक्रमण मुक्त बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्रसिद्ध फिजिशियन गैलेन ने क्लियोपेट्रा द्वारा बनाई गई उस क्रीम पर शोध कर उसे विकसित किया है जिसके प्रयोग से गंजे मर्द फिर से बाल उगा सकते थे। यूं भी क्लियोपेट्रा होना इतना आसान नहीं था। उन्हें सैकड़ों मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए याद रखना ही काफी नहीं होगा। हाँ, यह सही है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती और मादक शरीर का प्रयोग अपने काम निकलवाने के लिए ही किया था। अपनी मौत के समय वह 39 वर्ष की थी। वे उतनी खूबसूरत भी नहीं थी जितना कि रोमन साहित्य में लिखा गया है। उनकी दबी हुई तोते जैसी नाक, उभरा माथा और दबा हुआ ऊपरी होठ सुंदर स्त्री के मानकों के अनुसार नहीं है। प्रसिद्ध इटालियन लेखक जियोवेन्नी बोकेंसियो अपनी पुस्तक डेकामेरॉन में लिखते हैं कि मिस्र की राजनीति को स्थिर और व्यवस्थित करने वाली महान रानी को सहवास, षड्यंत्र और पाप की रानी के तौर पर ही दर्शाया गया है, जबकि वे एक प्रकांड राजनीतिज्ञ थी। क्लियोपेट्रा 14 भाषाओं की ज्ञाता थी। उनका अधिकांश समय पोथी खाने में ही व्यतीत होता था। रानी क्लियोपेट्रा ने औषधि विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान के साथ साथ पुरुषों के शारीरिक विज्ञान पर भी पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने पुरुषों के लिंग के विभिन्न आकार और उनके सहवास करने के तरीकों और उस समय मर्दों की मानसिक अभिव्यक्ति के बारे में विस्तार से लिखा था। दुर्भाग्य से अब इनमें से कोई पुस्तक हमारे बीच उपलब्ध नहीं है। क्लियोपेट्रा द्वारा रचित सभी पुस्तकें 391 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में आग लगने से जलकर नष्ट हो चुकी हैं। आज उनसे संबंधित जो भी सामग्री हमारे बीच मौजूद है वे सभी रोमन साहित्य से ही उद्धृत हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।